नमस्कार। शाबाश उत्तराखंड कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि आपको हमारे इस कार्यक्रम के नाम से ही पता चल गया होगा कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं। शाबाश उत्तराखंड में हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन्होंने, यानी कि उत्तराखंड के ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्सियत जिन्होंने हमें भी गौरवान्वित किया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं असिस्टेंट कमांडेंट, पद्मश्री, पर्वतारोही, यहाँ तक मैं ये भी कहूँगी कि राफ्टिंग में एक्सपर्ट और खेलों के पुरोधा श्री लवराज धर्मशक्तु जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। सर, वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप 7 बार एवरेस्ट के विजेता रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। और आज हम लवराज धर्मशक्तु जी से एवरेस्ट के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि पिथौरागढ़ के बौना गांव से, शायद बहुत ही छोटे गांव से आप निकले। एक छोटा बच्चा जब था धर्मशक्तु जी, जो छोटे थे, तब उन्होंने क्या सोचा था कि वो इस लेवल तक जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था मैंने ये चीज़ें। और मेरा जो गांव है आज भी बहुत रिमोट एरिया में है और बहुत छोटा गांव है। और अब ये सोचिए कि जहां आज भी रोड नहीं है, तो आज से 40-50 साल पहले क्या वहां के लोगों की स्थिति रही होगी। मैंने खुद देखा 35 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आते थे। तो तब तो बहुत दूर की बात है। जैसे जैसे हम बड़े हुए और एजुकेशन बड़ा, तो फिर पता लगा कि भाई माउंटेनियरिंग भी कोई गेम है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, बहुत सारे गेम्स होते हैं। और फिर मेरा रुझान इस साइड में ही आया एडवेंचर के तरफ, क्योंकि हम गॉड गिफ्टेड थे हम लोग, क्योंकि पहाड़ में इतना टफ लाइफ जिया था हम लोगों ने। उस जमाने में जो है साल में एक जोड़ी चप्पल या एक जोड़ी जूता मिलता था और एक जोड़ी कपड़े मिलते थे, कि फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे नहीं थे पूरे एरिया में। तो फिर हमने सोचा कि भाई रोज़गार के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ जो है रोज़गार भी किया जाए, जिससे कि पेरेंट्स को भी ज़्यादा मुश्किल ना हो, और इस फील्ड को चुन लिया। फिर सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आपके परिवार में पहले से कोई क्या पर्वतारोही था या किसी ने कोशिश की थी इस क्षेत्र में जाने की? मेरा बड़ा भाई था इंद्र सिंह धर्मशक्तु, तो BSNL में लखनऊ में थे, तो उनके साथ ही मैं लखनऊ में पढ़ा। और फिर वो करते थे, और फिर उनके साथ ही मैं भी थोड़ा बहुत उनके पद चिन्हों पे चला। साथ में हमारे वहाँ के एरिया के काफ़ी लोग थे, और एक एसोसिएशन था रिजर्व बैंक में जो जॉब करते थे, उनका एक एसोसिएशन था, लखनऊ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन। वो उनके साथ मैं जुड़ा, फिर वहीं से ये सफ़र शुरू हुआ। हमने तो ये भी सुना है कि जब धर्मराज जी, जो नाम आपका मैं गलत बोल रही हूँ शायद, जी धर्मशक्तु जी हैं, लवराज धर्मशक्तु जी, तो जब वो 16 साल के थे, हमने तो ये भी सुना है कि आप 16 साल में आपने गांव छोड़ा, वहां से आप लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ में जाके आपको एक मौका ऐसा मिला कि जिससे कि आप पर्वतारोही दल के साथ शामिल हो गए। बिल्कुल। लखनऊ में क्या था कि वही मैंने बोला ना, रिजर्व बैंक बिल्कुल बाबू स्टेडियम के सामने था लखनऊ में, और हम लोग बिंदास होके बाबू स्टेडियम में जाते थे। कोई उस टाइम रोक टोक नहीं था स्टेडियम के अंदर, और कभी फुटबॉल खेल लें, कभी बास्केटबॉल खेल लें, जो मन पड़ा वो खेलते, क्योंकि गाइड करने वाला कोई भी नहीं थे। जी जी। सामने रिजर्व बैंक था, तो रिजर्व बैंक में उनके कैंटीन में चले जाते थे, वहाँ पे पहचान तो था ही, तो बहुत सस्ता समोसा मिलता था वहाँ पे, चाय मिलती थी, तो वो खा के पी के आ जाते थे। बिल्कुल फाइनेंशियल भी दिक्कत होती थी उस टाइम। फाइनेंशियली भी, साइकिल थे तो साइकिल को ऐसे सजा के रखते थे हम लोग, ऐसे चमका के रखते थे, संडे को खासकर धो के। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मर्सिडीज थी उस टाइम में। और ऐसा करके उनके साथ जुड़ा, और फिर उनकी एक टीम जा रही थी, तो उनके साथ फिर मैंने कहा, उसी का दशहरा की छुट्टियां भी हो रही थी, तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। तो उस टाइम में ND तिवारी जी वहाँ के मुख्यमंत्री होते थे, तो फ्लैग ऑफ करना था उन्होंने टीम को, तो हर कोई जो है मुख्यमंत्री जी के सामने होना चाहते थे।
एक मेंबर को उनका उत्तरकाशी से सामान लेने जाना था, तो फिर मेरे को उन्होंने जो है उत्तरकाशी भेजा सामान के लिए। और वहीं मतलब हम ये कहें कि लवराज धर्मशक्तु जी का वहां से जो सफर शुरू हुआ पद्मश्री लवराज जी तक पहुंचने के लिए, हाँ, मेरे को उम्मीद ही पहला नहीं है। सफर वही आज भी मैं यदि पीछे मुड़ के देखता हूँ कई बार ना, तो सपना जैसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। पर यह है कि मैंने बहुत मेहनत भी की, और कुछ सीनियर लोगों का, बड़े लोगों का, मेरे समाज का काफ़ी योगदान रहा उसमें। खासकर यदि मैं बोलूँ तो चंद्रप्रभा इतवाल जो बहुत बड़े माउंटेनियर रहे हैं, वो भी पद्मश्री हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहा। मेरे समाज से केदार सिंह मर्तोलिया थे, और पुष्कर सिंह पंचपाल जो दिल्ली में हैं, भूपेंद्र पांगती, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और सब लोगों का योगदान था, पूरे कंट्री का प्लस समाज का तो था ही था। कोई भी, मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए जो है समाज का, अपने लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। वो मुझे मिला, सीनियर लोगों का साथ मिला। बिल्कुल। आप ये बताइए कि पहला सफ़र जो आपका था, जो आपने पहले विजय पाई एवरेस्ट में, उसके बारे में बताएं पहले। एवरेस्ट में जाने से पहले, मैं स्टार्टिंग यदि मैं कहूँ तो मैंने बोला ना, मैंने पॉटरी किया, हाई एल्टीट्यूड पॉटर में काम किया, फिर किचन में भी काम किया, मैंने हेल्पर का काम किया। और मैं नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स को जो है ज़्यादा बर्डन पड़े फाइनेंशियली। और टफ तो थे ही हम लोग, और ईमानदार भी थे, मेहनती थे। और ये जो लाइन है ना, ये पहाड़ियों के साथ जुड़ी हुई है। मेहनत कश होते हैं, ईमानदार होते हैं, और अपने लगन के पक्के होते हैं। वो थे, प्लस लोगों को रिस्पेक्ट देते थे, और उसी का ये नतीजा था। तो बॉम्बे से एक टीम जा रही थी टाटा स्पॉन्सर एक्सपीडिशन नॉर्थ साइड से, तो उसमें मुझे जाने का मौका मिला। और पहले मैंने उनको ट्रेनिंग दी उत्तरकाशी गंगोत्री साइड एरिया में। अच्छा, पहले आपने एज अ ट्रेनर काम किया? हाँ, ट्रेनर भी रहा मैं उत्तरकाशी में, नेहरू इंस्टीट्यूट में रहा। और यूपी, उस टाइम यूपी गवर्नमेंट था, यूपी गवर्नमेंट का भी एक इंस्टीट्यूट था, OSD करके, ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी, वो भी बच्चों को कोर्स कराते, वहाँ पे भी मैंने इंस्ट्रक्टर रहा बाद में। और उसी दौरान मुझे बॉम्बे की टीम के साथ मौका मिला जाने का एवरेस्ट में। और तब गए थे हम लोग चाइना साइड से 1998 में। और ये पहला सफर था? पहला सफर एवरेस्ट का तो पहला सफर था, लेकिन वैसे बहुत सारे मैंने इंडिया में 7000 50 से भी ज्यादा पीक से मैंने किए थे। तो वो मेरा एक पहला 8000 पीक था। प्लस हर किसी का एक वो रहता है, जैसे कोई भी खिलाड़ी है, उसका मेन गोल होता है कि ओलंपिक में वो मेडल लाए या फिर ओलंपिक तक जाए। वैसे एक माउंटेनियर का रहता है कि भाई मैं एवरेस्ट में जाऊं, या एवरेस्ट सबमिट करूं, या एवरेस्ट एक्सपीडिशन का हिस्सा बनूं। तो वो मेरे लिए पहला था, और वो अचीव मैंने किया। सर, मैंने ये भी सुना है कि जैसे आप 7 बार विजेता रह चुके हैं एवरेस्ट के, तो ऐसा क्या है कि आप हर बार नया रास्ता चुनते हैं एवरेस्ट पहुंचने के लिए? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं मुझे कि आप बार बार एवरेस्ट क्यों जाते हैं। ऐसा नहीं है, बार बार मैं भी अलग चुनने की कोशिश करते हैं। और मैं चार रूट में मैं गया हूँ, अलग अलग रूट से। और मेरा हर एक्सपीडिशन में मेरा अलग से थीम होता है, जिसमें वहाँ के लोगों को एजुकेट करना, वहाँ के लोगों को इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाना, जो लोग भी आते हैं। प्लस यदि आप एवरेस्ट की बात करें तो वहाँ से मैंने ह्यूमन वेस्टेज उठा के लाया, गार्बेज उठा के लाए हाई एल्टीट्यूड से, हायर कैंपों से। और नेपाल गवर्नमेंट का भी बड़ा सहयोग रहा उस टाइम में, खासकर 2017 में 1500 kg हमने गार्बेज उठा के लाए। बिल्कुल सर, आप स्वच्छता अभियान एवरेस्ट तो उससे मैं जुड़ा रहा। 2009 से मैं ये काम कर रहा था एवरेस्ट में। और वैसे तो मैं काफ़ी पहले से जो एनवायरनमेंट पे काम कर रहा था, प्लस प्लांटेशन करना। और फिर जिस एरिया में भी मैं जाता हूँ, क्या वो इंडिया में क्या नेपाल में, जिस एरिया में भी जाता हूँ, कोशिश मेरी ये रहती है कि वहाँ के लोगों को जो है जो कमियां नज़र आती हैं मुझे, खासकर तिब्बत में भी मैंने देखा जब मैं गया था, तो वहाँ मुंह भी नहीं धोते थे जो याक ड्राइवर थे, खासकर लेडीज़ जो याक के साथ हमारे साथ सामान लेके बेस कैंप तक आते थे।
तो नेक्स्ट बार जब मैं गया, 3 बार मैं चाइना साइड से गया, तो नेक्स्ट बार जब मैं गया तो मैंने क्रीम व्रीम लेके गया उनके लिए। तो उनको बताता था मैं कि भाई कैसे मुंह धोना है। सुबह उठते ही सबसे पहले उनसे मुंह धुलाता था, फिर क्रीम देता था उनको, क्रीम लगाते थे वो लोग। और ऐसे करके उनको सिखाया मैंने। बेस कैंप जाने तो 14 वर्क भी आप साथ ही साथ 14-15 दिन लगते। फिर उनको वही जो है क्रीम व्रीम गिफ्ट भी किया। तो ऐसी जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है अनएजुकेटेड है और क्या बोलते हैं, हाइजीनिंग इतना वो नहीं है, उनको बताना, इसके बारे में बताना, बीमारियों के बारे में बताना। मेडिसिन का कैंप लगाया कई बार हमने, दवाइयों का, डॉक्टर लेके। और 2018 में तो बहुत नेपाल एफएम ने भी जो है काफ़ी पब्लिसिटी की थी हमारी, क्योंकि मैंने कहा कि भाई रिमोट जहाँ पे दवाइयाँ नहीं पहुँच सकती, जहाँ डॉक्टर नहीं पता, वहाँ हम वो दवाइयाँ देंगे, वहाँ डॉक्टरों को वो करेंगे। और वो हमने किया। तो बीएसएफ का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। सर कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना है कि आपका जो टीम था उसमें कोई दिव्यांग महिला भी आप लेके गए थे? और 2013 की बात है, अरुणिमा सिन्हा करके जो लखनऊ की थी, वो मेरी टीम में थी और उन्होंने एवरेस्ट फतह किया। और उस टीम के समय लीडर था उस टीम में। और काफ़ी वो जो है एक उसका विल पावर जो है काफ़ी अच्छी थी। और एक्सीडेंट हो गया था जी। और उन्होंने सबमिट किया, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था। बिल्कुल, आर्टिफिशियल लेग के साथ अगर कोई चढ़ सकता है तो ये उन्होंने एक मतलब बहुत बड़ी प्रेरणा दी है लोगों को। बहुत बड़ी यदि कहें तो खासकर दिव्यांगजन में जो है उनका एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि भाई बाकी किसी कारण से भी जो दिव्यांग हो जाते हैं उनको एक प्रेरणा मिलता है इससे। बिल्कुल। और वहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए कि महिलाएं जो हैं बेचारी बनती हैं, जो या अबला का जो एक सिंबल ले लेती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके एक एक्सीडेंट में उनका एक पैर चला गया था, उनके आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है, उसके बाद भी वो चाहती तो कोई ऑफिस का जॉब लेके बैठ सकती थी, लेकिन उन्होंने वो राह नहीं चुनी। उन्होंने वो कर दिखाया जो एक सामान्य जो महिला है वो भी शायद नहीं सोचती बहुत जल्दी से। बिल्कुल, ये तो एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत ही टफ स्पोर्ट्स है, टफ लाइफ है इसमें आपको। सर अच्छा, यहाँ पर मैं रोक रही हूँ आपको। जैसे बहुत सारे हमारे यूथ हैं, बच्चे, जब आप लोगों की वीडियोज आती हैं नेशनल फ्लैग के साथ, आप लोग एवरेस्ट में हैं, तो मतलब एक प्राउड फील तो होता है। और उनको भी थोड़े दिन के लिए ये लगता है कि नहीं, हमें भी बनना है पर्वतारोही, हम भी एवरेस्ट तक जाएंगे। लेकिन जब तक वो थोड़े दिन वो वीडियो रहते हैं, वो देखते रहते हैं, तब तक उनके अंदर जोश रहता है। तो कितना ज़रूरी है जज्बा, जोश और एक लगन, कितना ज़रूरी है एक पर्वतारोही के लिए, जो हमारे यूथ हैं जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं? बहुत ही ज़रूरी है। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको वर्कआउट, प्रॉपर वर्कआउट करनी पड़ेगी, क्योंकि टीवी में इसमें तो दिखता है वो चीज़ें ना, बड़ा इजी लगता है। मैंने बहुत पहले की बात है, मैं ओली में स्कीइंग कर रहा था, तो कुछ लड़के आए थे यूनिवर्सिटी के, तो वो बोल रहे थे कि हमने उस टाइम तो यूट्यूब का ज़माना नहीं था, पर फिर भी उन्होंने कहीं देखा होगा टीवी में, तो वो बोल रहे थे कि हमने तो कुछ और ही देखा था टीवी में, बड़ा इजीली आ रहे थे वो, यहाँ तो बहुत मुश्किल है इतना बड़ा इसकी उठा। उस टाइम तो बहुत भारी भी होता था, आज भी भारी है, पर उस टाइम ज्यादा थे। बिल्कुल, बहुत बड़ा बैग आप लोग लेके, और बर्फ तो वैसे ही बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है, तो उसमें किस तरह से चलना है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत, तो वही बोल रहे थे वो, और वो थक जाते थे, तो मैं उनको वही बोलता था, बट टीवी में बहुत इजी लगता है, कोई भी चीज़ देखते हैं हम, पर आपको अपने यदि आपको करना है तो आपको फिर पूरा अपने आप को जो है फिट रखना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ से, जोश के साथ साथ होश भी बहुत ज़रूरी है। ये सब रखनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंटिन्यू। जी जी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 7 बार आप एवरेस्ट विजेता रहे हैं, ऐसा कौन सा क्षण आया जब लवराज जी को ये लगा कि आज जो है जान खतरे में आ सकती है? कोई ऐसी घटना? 2015 में भी मैं एवरेस्ट में था। वैसे मैं एवरेस्ट में जो है 12 बार चला गया हूँ और 7 बार मैं टॉप में पहुँचा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी ये 2015 में भूकंप जब आया था, अर्थक्वेक आया था, तो उस टाइम में ऐसा लगा कि भाई अब मुश्किल है, क्योंकि जब अर्थक्वेक आया तो पूरा सराउंडिंग में जितने भी पहाड़ थे सब जगह से अवलांच ट्रिगर हो गए थे, और विजिबिलिटी बहुत कम था, और पूरा आवाज़ आ रही थी सब जगह से। और मैं लकी था कि मेरा फेस ठीक जहाँ से अवलांच बन के आ रहा था, ग्लेशियर जो टूट के आ रहा था, तो
फेस उसी साइड में था, थोड़ा विजिबिलिटी थी मेरे यहाँ से, तो मैंने देखा कि ऊपर से आ रहा है। तो हम 3 लोग ऐसे खड़े थे एक जगह पकड़ के, तो मैंने कहा वो सामने से आ गया, भागो नीचे। और हमें पता लग गया था कि कहाँ से आ रहा है वो। तो हम जब नीचे को भागे तो बहुत सारे मोरन में पत्थर थे बड़े बड़े, हमने उनका शेल्टर ले लिया। लेकिन जिनको दिखाई नहीं दिया कि उस दिन काफ़ी लो क्लाउड था, जिनको दिखाई नहीं दिया वो उसी साइड जिन्होंने शेल्टर लिया तो वो पूरे पिचक गए उसमें बर्फ़ में। तो बहुत कैजुअलिटी हुई, 19 कैजुअलिटीज़ हुई और बहुत सारे लोग इंजर हुए। तभी साहसिक खेलों में माना जाता तो है। मेरे कुछ टीमें ऊपर भी थी हायर कैंपों में। जैसे मैं आया तो मैंने अपनी टीम को सबसे पहले सेट से कॉल किया भी कैसे हैं, सब ठीक थे। फिर हमने रेस्क्यू किया। रात भर मेरे कैंप में और बगल में हिमालयन गाइड का कैंप था। जिनको ज़्यादा चोट लगी थी, जिनको लेटाना था, वो लोग सब हिमालयन गाइड के कैंप में थे। जो थोड़ा बैठ सकते थे या कम इंजर थे वो मेरे कैंप में थे। तो रात भर हमने उनको जो भी हमसे हो सकता था, सूप, गर्म पानी और टॉयलेट ले जाना, बैठालना और अंदर गैस के हीटर लगाए हमने। ऐसे करके किसी तरह से रात गुजारी। और नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे जो है हेलीकॉप्टर आ गया था वहाँ रेस्क्यू के लिए। और 11 बजे तक हम वहाँ पे हेलीकॉप्टर ने सारे इंजर को जो है वहाँ से उठा लिया। क्योंकि हायर कैंप में है तो एल्टीट्यूड में जो है 3 से ज़्यादा लोगों को आप नहीं ले जा सकते। हालांकि 5-6 लोगों का सीट होता है वो, पर 3 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। तो वो फ्यूल भी उतना ही डाल के लाते थे वो नीचे से कि जाना और आने का हो जाए। तो वो जैसे हम सेट में 5 मिनट लगते थे नीचे छोड़ने के लिए, वहाँ से फिर 6 लोगों 5 लोगों को 2 हेलीकॉप्टर आगे ले जाते थे। इसके बाद, इस घटना के बाद कितने बार और गए आप? और उसके बाद मैं 3 बार और गया। मन में कभी ये नहीं आया कि जब वो घटना हुई, ग्लेशियर टूट के आ रहे थे, तब उसके बाद ऐसा नहीं लगा कि नहीं अब बस, अब नहीं जाऊंगा इसके बाद? मैं सच कहूँ तो उसके बाद ना 6 महीने तक मैं उस सदमे से उबर नहीं पाया था। मैं केदारनाथ में भी था उसमें रेस्क्यू में। जी जी जी। तो 6 महीने रहा मैं वहाँ। तब मैं लोगों गांव में जाता था तो गांव वाले ना कई लोग सदमे में थे। तो कई हमारे डॉक्टर लोग बोलते थे कि इनको साइकोलॉजिकल थोड़ा वो प्रॉब्लम हो गई, ऐसा सदमे में है। तो मेरे को लगता था कि ऐसा कैसे, काफ़ी टाइम हो गया, अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर जब मैंने फेस किया तो मुझे लगा वास्तव में, मैं जब दिल्ली में भी अपने रूम में घर में सोता था तो कोई ट्रक निकल गई, बड़ी आवाज़ आ गई ना, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि भूकंप आ गया और मैं बेड से उठ जाता था नींद से ही। ऐसे होता था। मतलब दहशत मन में थी। तो लेकिन हिम्मत आपने नहीं हारी, फिर गए उसके बाद? धीरे धीरे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। और मैं होता था अंदर से कि भूकंप आ रहा जैसे ना, मैं कहता था अब जो भी होगा मैं ऐसे करके मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, तब उससे बाहर निकला। ये तो सर अच्छा, ये ऐसा तो होते रहता है। बिल्कुल होता है, तभी इसको बहुत ही साहसिक खेलों में माना जाता है। जैसे अभी मैं पूछ रही थी आपसे कि हमारे यूथ जो वीडियोस देखते हैं, नेशनल फ्लैग वहां पर जब लहराता है ना, तो बड़ी मन में एक देशभक्ति की भावना आती है। लगता है कि नहीं, हम भी जाएंगे, हम भी जुड़ेंगे। हमारे उत्तराखंड में तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है सर, लेकिन ये कहा जाता है कि ये बड़ा ही महंगा खेल है। कितना महंगा है? हाँ, यदि आप नेपाल में जाते हैं, इक्विपमेंट बहुत महंगा है। इक्विपमेंट इंडिया में प्रॉपर मिल नहीं पाता है, सब फॉरेन से लाना पड़ता है। जितने भी मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, कस्टम ड्यूटी बहुत लग जाता है, फाइनेंशियल बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं कि फॉरेन में जो रिच आदमी माउंटेनियरिंग करता है, इंडिया में गरीब लोग माउंटेनियरिंग करता है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट जब तक ना मिले तब तक करना शायद मुश्किल है। बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे लड़कियां हैं जो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास बहुत अच्छा पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, ब्यूरोक्रेट का सपोर्ट नहीं है, या कोई कॉर्पोरेट कंपनियों का सपोर्ट नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अदरवाइज स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। स्पॉन्सरशिप यदि मिल जाता है तो अच्छे है। अब जो अच्छे टैलेंटेड हैं, यदि मैं एवरेस्ट की बात करूं तो अभी मैक्सिमम क्लाइंबर नहीं आ रहे हैं, वो शौकिया टाइप के लोग आ रहे हैं, या फिर जल्दी नाम करना चाहते हैं, इस टाइप के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको स्पॉन्सर मिल रहा है। बाकी जो एक्चुअल क्लाइंबिंग करना चाहते हैं, जो नेचर लवर है, उनको मिल ही नहीं पाता है ये चीज़ें। तो वो एक थोड़ा सा मुझे कई बार अंदर से फील होता है। कहीं ना कहीं हमारे यूथ ने ये भी सुना है कि जो एक बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर लेता है, उसको सरकार जो है सरकारी नौकरी भी देती है उनको। बहुत सारे स्टेटों में है, पर हमारे उत्तराखंड में नहीं है ऐसा। यूपी में ही था, यूपी में यश भारती पुरस्कार देते थे, अभी शायद बंद कर दिया, पर पहले देते थे। उसमें
50,000 पर मंथ का उसमें मिलता था। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने काफ़ी नौकरियां दी, जो हरियाणा के बहुत सारे लोगों को मैंने एवरेस्ट में चढ़ाया, बहुतों को ट्रेनिंग दी। जो फर्स्ट लड़की जो हरियाणा की चढ़ी वो उसको मैंने ट्रेनिंग दिया था, उसको डीएसपी बनाया और 21 लाख रुपया उस टाइम में 2011 में 21 लाख रुपया प्लस डीएसपी बनाया उसको। आज मेरे ख्याल से एसएसपी है वो। और बाद में काफ़ी लोगों ने किया, उनको सब इंस्पेक्टर बनाया और बंगाल गवर्नमेंट में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। पर हमारे यहाँ पे अभी इतना वो नहीं है। उत्तराखंड में अभी थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं, अभी पीछे चल रहे हैं। माननीय मोदी जी ने अभी जैसे कि हमारे जो ओलंपिक के खिलाड़ी हैं वो बहुत सारे पदक लेकर आए हैं, तो उसके बाद माननीय मोदी जी ने ये कहा है कि हम खेलों की तरफ विशेष ध्यान दें और जितने भी ओलंपिक में पदक विजेता हैं उनको कहा है कि आप अपने क्षेत्र में स्कूल में जाकर 1-1 घंटा आप दीजिए, जिससे कि आप मोटिवेट कर सकें, आप बच्चों को प्रेरित कर सकें खेलों के प्रति। अब जब पर्वतारोहण की हम बात कर रहे हैं सर, ये तो अपने आप में बहुत महंगा खेल, कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप की कमी है, तो इसके लिए आप लोग सरकार से किस तरह के, मतलब एक होता है कि आपको अपील करनी चाहिए सरकार से कि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं लेकिन फाइनेंशियली कमज़ोर होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। एडवेंचर स्पोर्ट्स यदि बोलें तो एडवेंचर स्पोर्ट्स का इंडिया में स्टेट तो छोड़िए, पूरे हमारे जो खेल मंत्रालय में भी इसका कोई रूल्स नहीं है बना हुआ, इसको गेम में ही नहीं डाला हुआ है, इसके लिए कोई बजट भी नहीं है। तो जब भी स्पॉन्सर के लिए हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो वो बोलते भाई इस खेल के लिए कोई बजट नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, तो दोबारा कभी बनेगा तो तब देखेंगे, ये रहता है। तो मेरा इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लस कॉर्पोरेट कंपनियां थोड़ा बहुत करते हैं, कॉर्पोरेट कंपनियों से थोड़ा बहुत हो जाता है। तो मैं तो खासकर उत्तराखंड यदि कहूँ तो हमारा उत्तराखंड जब बना था तो पावर को लेके और फॉरेस्ट को लेके और टूरिज्म को लेके बना था। थीम ये था हमारा कि बट हमारे पास बहुत फॉरेस्ट है, हमारे पास नदियाँ हैं, हम पावर जनरेट करेंगे, हमारे पास बहुत खूबसूरत वैलीज है, माउंटेन्स हैं, हम टूरिज्म को डेवलप करेंगे। तो अब इन्वायरमेंट का जो सिचुएशन रहा उसमें फॉरेस्ट भी नहीं रहा और पावर प्रोजेक्ट भी जो है इन्वायरमेंट के कारण जो भी सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए और अब रहा सिर्फ टूरिज्म। तो टूरिज्म में ही एक बहुत अच्छा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि इसकी ओर हमें फोकस करना चाहिए, खासकर उत्तराखंड गवर्नमेंट को और उत्तराखंड के हर लोगों को इस पर फोकस करना, जिससे कि बेरोजगारी दूर हो और लोग जो है टूरिस्ट आए यहाँ पे। और कुछ प्राकृतिक संपदा से तो हम भरे हुए हैं उत्तराखंड। कुछ रूल्स है जो उत्तराखंड में हमने बनाए हुए हैं, जो उसको फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है, उसको सिंगल विंडो सिस्टम करने की ज़रूरत है। ये मैं कई साल से बोल रहा हूँ, 2008-9 से बोल रहा हूँ कि वो सिंगल विंडो सिस्टम बनाइए इसको। दिल्ली में जो टूरिस्ट आता है उसे दिल्ली में ही उसको सब कुछ मिल जाए हमारे उससे, तो आगे उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से कुछ किया जाए और कुछ यंग लड़कों को जो है उसको ट्रेनिंग दिया जाए। अभी आपदाएं बहुत आ रही हैं, तो एक माउंटेनियर बहुत अच्छा आपदा में काम कर सकता है, तो वो रेस्क्यू टेक्निक भी जानता है, वो फर्स्ट एड के बारे में भी जानता है, हर चीज़ के बारे में वो जानता है। तो उनको प्रशिक्षण दिया जाए और उनको वेल इक्विप किया जाए, जिससे कि हम हर फील्ड में जो है सक्षम हो। सर, वेल इक्विप के साथ साथ उनको एक स्टेबिलिटी भी चाहिए, उनको एक नौकरी की ज़रूरत होगी, क्योंकि सिर्फ वो पर्वतारोहण करेंगे तो उससे सिर्फ उनका सारा चीज़ नहीं चलने वाला है। और कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स इतने महंगे हैं, तो या तो उसमें कहीं छूट दे देनी चाहिए। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ, क्योंकि मैं इतने फाइनेंशियली कहो या एकदम बैकवर्ड एरिया से आके मैं यहाँ तक आ गया, और ये मैं अपने आप को लकी समझता। हर कोई ऐसा लकी नहीं हो सकता बिल्कुल। तो अभी मैंने आपसे पूछा कि लवराज जी जब छोटे थे तो उन्होंने क्या कभी सोचा था, क्योंकि आप बहुत ही हम कहेंगे कि पिथौरागढ़ के बहुत छोटे से एक गांव से आए हैं, तो इसमें जॉब का बड़ा वो है। मतलब आप यदि माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं तो जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से तो है नहीं। हाँ, ये है कि आप गाइड का काम कर सकते हैं, आप थोड़ा सा वैसे है तो कुकिंग कर से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा गाइड का काम कर सकते हैं। मैं जब मुंशियारी जाता हूँ या किसी से भी मिलता हूँ, स्कूलों में भी जाता हूँ, तो हर किसी को यही बोलता हूँ कि यदि आपको गाइड बनना है तो कैसा गाइड होना चाहिए।
आप जिस एरिया में भी गाइड टीम को लेके जाते हैं उस एरिया के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। उस एरिया के उत्तराखंड के यदि आप गंगोत्री एरिया में लेके जा रहे हैं तो आपको एक एक स्टेप का पता होना चाहिए, एक एक किलोमीटर का पता होना चाहिए, जिससे कि आप अपने क्लाइंट को जो है बता सकते हैं, आपके साथ जो लोग जा रहे हैं उनको बता सकते हैं, उसके हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं, उसके ज्योग्राफिकल के बारे में बता सकते हैं, पीक्स के बारे में। सर मुझे ये बताइए, जैसे आप 7 बार एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं, क्या कोई और भी है जो 7 से ज़्यादा बार गया है? वर्ल्ड में तो बहुत सारे लोग हैं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। यदि इंडिया में कहो तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने 7 बार किया है, और एक अरुणाचल की लड़की जिसने 5 बार एवरेस्ट किया हुआ है। सर इसी वजह से हमने इस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया है। शाबाश उत्तराखंड हमारे कार्यक्रम का नाम है, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि शाबाश उत्तराखंड कार्यक्रम में हम ऐसी ही शख्सियत को अपने इस कार्यक्रम में बुलाएं जिन्होंने हमें, हमारे भारत को, हमारे उत्तराखंड को गौरवान्वित किया। सर चलने से पहले बहुत संक्षिप्त में हमारी युवा पीढ़ी जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश? मैं युवाओं से यही कहूँगा कि भाई आप इस फील्ड में आइए और कोर्स करिए, और बहुत लाइफ बहुत टफ है, उस टफनेस को देखिए, और यदि आपको लगता है तो इस फील्ड में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे आप गाइड का काम कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी इनकम भी है। साथ में आप नेचर को जो है करीब से देख सकते हैं, नेचर की खूबसूरती को जान सकते हैं, और लोगों को अपने साथ जज्बे की लेकिन ज़रूरत है। बिल्कुल एक लगन, जज्बे की ज़रूरत है, और इस लगन और जज्बे के साथ ही आप एक अच्छे पर्वतारोही बन सकते हैं। सर आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, समय कम है, नहीं तो बातें हमारे पास बहुत सारी हैं। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। दर्शकों, हमें उम्मीद है आज हमारे साथ स्टूडियो में थे पद्मश्री लवराज धर्मशक्तो जी, और हमें उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड के पते पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। अगले अंक में ऐसे ही किसी बड़ी शख्सियत के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।